दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। और दोस्तों, हमने शुरू किया एनवायरनमेंट, जो कि फोकस्ड होगा आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को प्लस यूपीएससी के एग्ज़ाम को। इन दोनों एग्ज़ाम में अगर हम अभी ट्रेंड देखें तो एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी मजबूत आ रहा है। नहीं टफ भी आता है, मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। हमारी पहली क्लास होगी सक्सेस पाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बुक हमने दृष्टि की उठाई हुई क्योंकि हिंदी मीडियम में ये किताब अच्छी है, आपको देखने में भी अच्छी लगेगी। इसकी जो कलर कोडिंग वो भी बहुत सुंदर है। बुक के माध्यम से पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि इसके माध्यम से आप जो भी तैयारी करेंगे आपको मजबूत मिलेगा। और हो सकता है आपके पास बुक हो तो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो भी समझ में आ जाएंगे और साथ साथ में आप हाईलाइट करते भी चलोगे। तो जो चीज़ आप पढ़ते हो, अगर ठोस पढ़ते हो तो आपको प्री और मेंस दोनों में फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये जो GS3 का पोर्शन होता है उसमें जो है मेंस के क्वेश्चन जो है सीधे इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। प्लस आपके जो निबंध होते हैं, निबंध में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे जो है आपके पर्यावरण के जो है टॉपिक जुड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, ठीक है। और ये सक्सेस पाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये क्लासों को देख रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है, और क्लास नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर 2 इसलिए मैंने उठाया क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। उसमें कई चीज़ें ऐसे थियोरेटिकल टाइप की होती है, वो हम लास्टली करेंगे या बीच में करेंगे जब आपका मन लग जाएगा। आइए देखते हैं सामान्य परिचय जीवमंडल का। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण और जिससे इन जीवों की परस्पर क्रिया होती है जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जैविक संगठक, भौतिक अजैविक संगठन सम्मिलित किए जाते हैं। जैवमंडल कहा जाने वाला जो भाग होता है वह स्थल, जल और वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जिसके भीतर छोटे बड़े परितंत्र कार्य करते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो 3 प्रकार होंगे इसके, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रहा वायुमंडल जहाँ हवा होता है, ये इसको मिला के जैवमंडल बन रहा है जहाँ स्थल मंडल और जलमंडल है। ये सारे जब इकट्ठा होते हैं तो वो जैवमंडल होता है जहाँ पे जो जीव होते हैं अपनी जैविक क्रियाओं को करते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। जैवमंडल जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं जो है बाहर से नहीं बल्कि जल, वायु और मृदा से ही निर्मित होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं एकदम, और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है। देखिए, ये रीडिंग जो हम करते हैं, ऐसी नहीं चीज़ें सिंपल हैं तो हम रीडिंग क्यों करते हैं। रीडिंग की वजह से हमें क्या होता है कि हमें जब वो क्वेश्चन घुमाते हैं तो उस समय हमारी जो समझ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो है जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर 656 फुट नीचे से लेकर 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक अणु से कैसे एक जैवमंडल बनता है। जो अणु होते हैं, परमाणुओं का समूह होते हैं, रासायनिक योग की सब छोटी इकाई कही जाती है। पानी, DNA ऐसी हो गई। कोशिका जीवन की छोटी इकाई होती, तंत्रिका कोशिका जैसे होती है। फिर एक कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो ऊतक, अंग आदि सब होते हैं। जीव एकाकी जीव हो गया आपका, जैसे एक भैंस है। जनसंख्या होती है, एक ही तरह की भैंस इकट्ठा हो गई, इनकी एक तरह से जीवों की समान क्षेत्र में रहते हैं। समुदाय में क्या होता है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह होता है, उसमें सभी लोग होते हैं समुदाय में, ठीक है। और फिर पारिस्थितिकी तंत्र आ जाते हैं जहाँ पे समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक आपस में मिलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं और ये सभी मिलकर जैवमंडल बनाते हैं, ठीक है। बायोम बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं, जो कि इस तरह से होता है जैसे इसमें दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने फिगर देखा सारा का सारा, और ये फिगर हिसाब से आप देखिए और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये पीसीएस में कई बार जो है सीरियल से मिलाने के लिए पूछा भी जा चुका है, ये पीसीएस के एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, जैविक समुदाय किसे कहते हैं। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो हम जैविक समुदाय कहते हैं। और वस्तुतः विभिन्न प्रजातियों में विविध प्रकार की जनसंख्या का जो एसोसिएशन होता है, और एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं संरचनाएं अलग होती हैं। प्रजाति संरचना की गति सत्ता होने के कारण यह लघु और दीर्घ समयावधि में बदल जाते हैं। तो जैविक समुदाय वही चीज़ है जहाँ पे कई सारी प्रजातियाँ एक साथ रह रही हैं, आपसी क्रिया कर रही हैं
और जो है अलग अलग देखिए जो प्रजाति होती है उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं और ये कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिटी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और समुदाय के लक्षण क्या होते हैं। तो प्रजाति जो संरचना होती है, किसी भी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना प्रजाति संरचना कहलाती है। जो भी प्रजाति संरचना होगी, स्पीसीज कंपोजिशन जो होंगे, किसी भी वर्ष भर जो एरिया होता है वहाँ पे काउंट की जाते हैं। किसी भी समुदाय की प्रजाति संरचना जो होती हैं वो दूसरे समुदाय से अलग होंगी, यहाँ तक एक ही समुदाय की जो पादप प्रजाति होगी उनकी ऋतुओं के अनुसार ये परिवर्तन होता रहता है। अगला हमारा प्रभाविता क्या होता है। जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या जो है सम्मिलित होती हैं। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है। प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो स्थलीय समुदायों में समानतः जो वृक्ष होंगे वो प्रभावी होंगे, लंबे वृक्ष प्रभावी होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पशुचारण और छोटे जो सागी पौधों को प्रभावित करते हैं। समुदाय का नामकरण जो है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भी किया जाता है। जैसे मरुस्थलीय जो होगा वो होगा आपका समुदाय शुष्क जलवायु परिवेश में पाया जाता है। समुद्री समुदाय जो है जो सैलीन आपका एरिया होता है वहाँ पे पाया जाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी वही होती है किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजाति विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रवाल भित्तीय समुदाय जो होते हैं वो अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिनमें प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करती हैं। अन्य समुदाय जैसे कि मरुस्थल ज्वार नदमुख में अपेक्षा कुछ ही प्रजातियां रह सकती हैं। किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की जो संख्या होती है, प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता पारिस्थितिकी की विविधता को दर्शाती है। किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजाति समृद्धता को दर्शाती है और प्रजातियों के बीच व्यक्तिक वितरण प्रजाति समता यह साम्यता कहलाता है। जो व्यक्तिक वितरण होता है, सभी प्रजातियों की एकक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजाति साम्यता के गुणन को प्रजाति विविधता कहते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया, ये क्या नाम है इसका, ये है आपका की स्टोन। ठीक है, की स्टोन जो होता है इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है की स्टोन, तो देख लेते हैं। वे प्रजातियां जो किसी भी समुदाय में प्रचुरता और जो है आपके जैव भार की अल्पता के बावजूद जो होती हैं वो समुदाय के लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियाँ कहलाती हैं। ये प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों की अनुपातिक और प्रचुरता को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल कुछ प्रजाति की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करती है। अन्य प्रजातियाँ जो होती हैं वो क्रांति कड़ी प्रजातियों के रूप में कार्य करती हैं। मैं समझाता हूँ की स्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। तो ये हैं आपकी मिक्स प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कि दो एरिया होंगी ना, तो कुछ प्रजातियाँ ऐसी होंगी कि जो आपके अन्य प्रजातियों के बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिक कड़ी प्रजातियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का जो परागण होता है बीज व फल निक्षेपण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर की विभिन्न प्रजातियाँ क्रांतिक कड़ी प्रजातियाँ हैं। ठीक है, ये प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करती है और भोजन के अभाव के समय जो होती हैं वो आपकी बंदरों पक्षियों चमगादड़ों द्वारा खाए जाते हैं और इस प्रकार अंजीर के वृक्षों को रखने के ऊपर निर्भर वाले प्राणियों का संरक्षण होता है। तो कीस्टोन प्रजाति वही होती हैं जो किसी दूसरी प्रजाति को संरक्षण देने में मदद करती हैं, है ना। और अन्य प्रजाति भी होती है, जैसे कि फाउंडेशन प्रजाति किसे कहते हैं, ये भी कई बार यूपीएससी में बनाया गया क्वेश्चन। फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है और कोरल जो है कोरल रीफ का निर्माण करता है जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। तो फाउंडेशन प्रजाति क्या है, यही चीज़ है। ठीक है, अगला अम्ब्रेला प्रजाति किसे कहते हैं। तो अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। सामान्य परिभाषा में एक विस्तृत परास वाली होती है जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। ठीक है,
और इनका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। अम्ब्रेला प्रजाति का अगर उदाहरण देखा जाए तो ये हो गया आपका टाइगर, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, ग्रिजली बियर। ये क्या होते हैं, ये एक तरह से जो है आपकी कीस्टोन प्रजाति की तरह ही होते हैं। और जो ये होते हैं इन्हीं पर अन्य प्रजातियां निर्भर होती हैं। संकेतक प्रजाति देख लो, इंडिकेटर स्पीसीज किसे कहते हैं। संकेतक प्रजाति से प्राय किसी एक पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति से जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। या इतना याद करके इसका उदाहरण लाइकेन लिख देना, जो वायु प्रदूषण के लिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बस इतना ही, बस कुछ नहीं करना इसमें, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। जल प्रदूषण के लिए मछली होती है, इसमें दिया हुआ तो ये भी पढ़ लीजिए। इकोटोन और इजिफेक्ट क्या होता है, देखिए इकोटोन जो होता है इसे संकरिमका कहते हैं। दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण को संकरिमका कहते हैं, जैसे घास स्थल था वन क्षेत्र। ठीक है, इकोटोन क्षेत्र में दो क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, ये बहुत छोटे क्षेत्र चारागाह और जंगल के बीच से लेकर विशाल क्षेत्र तक फैले होते हैं। पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह से अलग होते हैं। यह दो या अधिक परिस्थिति तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए तनाव का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये रहा आपका फिगर जहाँ पे आप जो है इकोटोन को देख सकते हैं। जलीय परितंत्र है और ये स्थलीय परितंत्र, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो संक्रमण परितंत्र है। और ये क्या हो गया, अगर परितंत्र पहला स्थलीय है दूसरा जलीय, बीच में जो दलदली भूमि होगी, जो आपका वेटलैंड वाला एरिया होता है वो होगा। तो इस तरह से ये होता है। एज इफेक्ट किसे कहते हैं, कोर प्रभाव परिस्थिति की अवधारणा जहाँ दो परितंत्र आपस में मिलते हैं और विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहाँ दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त ओवरलैप होते हैं वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती है। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नदी तट के किनारे घास का मैदान मिल जाना, पर्वत व घाटी जहाँ मिलती है वहाँ पे कोर इफेक्ट मिलता है, जंगल का अंतिम बिंदु जहाँ जंगल और मैदान शुरू होता है, या फिर जहाँ ऐश्वर्य समुद्र से मिलती हैं। कोर प्रभाव बहुत अधिक विविधता रखते हैं। इनका मुख्य कारण ये है कि दोनों क्षेत्रों में संसाधन का एक ही स्थान पर पाया जाना, तापमान, वायु जो होता है, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश की तीव्रता आदि कोर इफेक्ट पे जो है आपके परिवर्तन स्थिति को दर्शाते हैं। कोर क्षेत्र की विविधता जो होती है वो सूक्ष्म जलवायु का निर्धारण कर सकती है और विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकती है। अगला है कोर क्षेत्र पर प्रकाश की जो है अधिक जो उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि इत्यादि विविधता में सहायक होती है, इससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। और पादपों की विविधता में वृद्धि जो शाकाहारी कीट में वृद्धि करते हैं, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एज इफेक्ट होता है। इसका कोई इतना कठिन टॉपिक नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का जो परिणाम होता है विविधता, उत्पादकता और वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी होती है भूमि व समुद्र के मिलन स्थल पर मिलती है। कोरल पारिस्थितिकी और अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र नदियों के किनारे, सागर किनारे मिलन स्थल पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं। और प्राचीन या पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पर पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच अथवा उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों में ही स्थित रही है पहले से भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रथम परतंत्र में 3 प्रजातियाँ, द्वितीय परतंत्र में 3 प्रजातियाँ जो संकरिमका होगी, वहाँ 9 प्रजातियाँ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देख लो, यहाँ पे 3 प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे ये इस एरिया में, इधर भी हैं, बीच में कहाँ आपका कोर इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, 9 प्रजातियाँ मिल रही हैं। ठीक है, बायोम किसे कहते हैं, तो बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं। और समान रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी समान विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं। ठीक है, ये बायोम हो गया। बायोम के अंतर्गत स्थलीय भाग के समग्र पादप प्राणी समुदाय
ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में शोधकर्ताओं का प्रयास जारी है और बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं। और बायोम का मतलब ही जैव मंडल, आपका जो जैव मंडल वाला एरिया उसमें पौधे और जीव दोनों ही आएंगे। और पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि सकल बायोमास में जंतुओं की तुलना में पौधे अधिक होते हैं। ये बायोम दिए हुए हैं कुछ टाइप इनके, जैसे कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश में सामान्यतः अधिक गर्म होते हैं, दिन में रातें ठंडी होती हैं और एक वर्ष में 10 इंच से कम बारिश होती है। और मृदा पादप एवं घटक की कमी लेकिन खनिज से समृद्ध होते हैं। राजस्थान आप उदाहरण ले सकते हैं। पादप भी राजस्थान वाले सुगराटेंस कैकेटाइस, गुच्छेदार घास झाड़ियाँ। प्राणी भी छिपकली और ये कीड़े मकोड़े, छोटे पक्षी। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊँट, गेजर्स पाए जाते हैं, एंटीलोप पाए जाते हैं। विशेषता है कि मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड भी होता है और गर्म भी हो सकता है। गर्म मरुस्थल में गर्म रेतीली आंधियाँ मिलती हैं, और जो ठंडा मरुस्थल होता है वहाँ पे सूखे पत्थर या पहाड़ियाँ होती हैं। अगला देखते हैं टुंड्रा। टुंड्रा होता है उच्च उत्तरी अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश वाला ये एरिया बहुत ठंडी, कठोर और लंबी शीत ऋतु, छोटी और ठंडी ग्रीष्म ऋतु होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा मान के चलो। पोषण स्तर कम होगा, कुछ इंच परमाफ्रॉस्ट का पाया जाना। परमाफ्रॉस्ट मतलब होता है कुछ इंच तक जो है बर्फ़ की जमी हुई एक परत होगी, इसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। घास, जंगली फूल, छोटे शाक, मॉस पाए जाते हैं यहाँ पे। पेड़ और रेनडियर जैसे जो जानवर होते हैं, मस्क ऑक्सन हो गए, लोमड़ी, उल्लू, हाँक और पोलर बियर, ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। कम से कम जैव विविधता वाली क्षेत्र होती है, जैव भार वाला क्षेत्र होता है, और उभयचर और सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, वही पाए जाते हैं। उत्तरी टुंड्रा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। घास स्थल की बात करो, मध्य अक्षांश में पाए जाने वाले क्षेत्र महाद्वीपों के आंतरिक भागों में शीत ऋतु में ठंडे होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म होते हैं। एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उच्च पोषक तत्व और ऊपरी मृदा पाए जाते हैं। घास छोटे भी होंगे, शाख होंगे, पेड़ों के जल स्रोतों के नजदीक भी होते हैं। अमेरिका में प्रैरी होंगे, कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी सांप, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और प्रेरी घास के मैदान उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी कुत्ते भी पाए जाते हैं। जल का अभाव में यहाँ पर वृक्ष छितरे हुए हैं और आग लगने की बारंबारता भी उच्च होती है, और जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए जो वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं। अगला है पर्णपाती वन, डेसिडुअस, जो कि मध्य अक्षांश में मिलते हैं। सापाक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु होती है, ठंडी शीत ऋतु होती है, और एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पोषक तत्व अत्यधिक भरे होते हैं इनमें। कठोर लकड़ी होती है, जैसे कि ओक हो गई, बीचेस होगी, हिकोरिज होगी, मेपल्स होगी। भेड़िया, हिरण, भालू एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजाति जैसे कि पक्षी, भैंचर, सांप, कीड़े पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टैगा वनों की बात करें तो मध्य से लेकर उच्च अक्षांशों तक पाई जाती है, ठंडी होती है। शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और मिट्टी जो होती है उसमें अम्लीय होती है और खनिज पदार्थ की कमी होती है। ज़्यादातर स्प्रूस, फर और सदाबहार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। रोडेंट्स पाए जाएंगे, लिनक्स पाए जाएंगे, कैरिबू पाए जाएंगे, भालू, भेड़िए, स्नोसू जैसे जानवर पाए जाएंगे। या उत्तर वनों को जो है उत्तरी कास्ट या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। या टुंड्रा के दक्षिण गोलार्ध जो होते हैं उनके कुछ भागों में जैसे न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो विषुवत वृत्त के नज़दीक पाया जाता है। पूरे वर्ष गर्मी, एक पोषक वर्ष में जो है पूरे वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाएगी। पोषक तत्व कम होते हैं और जैव मंडल का सबसे बड़ा जो है जैव विविधता वाला प्रदेश होता है। आर्किड, फर्न और पेड़ों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किसी और जगह को अपेक्षा कीड़े, सरीसृप, उभयचर, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा होता है, देख ही लिया हमने। और स्तरीकरण मिलता है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने में समय अलग अलग होते हैं, और ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये पाए जाएंगे 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, 10 से 15 डिग्री के बीच में, जो आपका भूमध्य रेखा है उसके यहाँ पे, यहाँ के बीच में, ठीक है, ये वाले एरिया में।
तो इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। घास स्थल में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। बताना ये है कि घास स्थलों में जो वृक्ष होते हैं वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किन कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए, क्योंकि जो घास स्थल होते हैं वहाँ पे कीट और कवक होते हैं, जल की सीमा और आग के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं है, सीमित सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी कर, ये है जल की सीमाओं और आग के कारण। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। 2013 प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच किसी संकरित क्षेत्र से क्यों कहते हैं इकोटोन। संक्रमिका हिंदी में देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। इसका क्या कारण, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ लगातार पानी बरसता रहता है। अगर हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में काट दिए जाए तो इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ मिट्टी हमेशा बहती रहती है ना। तो यहाँ देखो यही रीजन कहीं दिया होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों के पर्वतों की जीवन क्षमता दुर्बल अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं या फिर विदेशी प्रजातियां वर्षा वन को उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। ये है पहला, क्योंकि ये पोषक तत्वों का वहाँ पे अभाव होता है। पानी बरसता है तो ऊपर की जो मृदा होती है वो बह जाती है। देखिए बेसिक क्वेश्चन 2011 में आया था, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। जैविक समुदाय किसे कहते हैं, एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहा जाना। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक समुदाय के आसपास निर्जीव घटकों के साथ में जैव मंडल और सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह जो होता है जैव मंडल कहलाता है। तो ये जैविक समुदाय में एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैविक समुदाय में सभी तरह के जीव समान क्षेत्र में रहते हैं। ये नीचे होता है, नीचे कहते हैं एक ही तरह के जीव समान समुदाय में रहते हैं, निकेत जिसे कहा जाता है, निकेत पहले चैप्टर में है। ठीक है, ये होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय जो होंगे और आसपास के जो निर्जीव घटक उनको जोड़ देता है, आप इकोसिस्टम बन जाता है, ये सही दिया हुआ है। जैव मंडल में पारिस्थितिकी तंत्र का जो समूह होगा ये भी सही दिया हुआ, जैव मंडल ही होगा। बस 2 ही 3 दिया हुआ इसमें सही, तो यही होगा उत्तर। कीस्टोन प्रजाति की संख्या जैवभार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। तो देखिए ये तो सही दिया है कि कीस्टोन प्रजाति जो होती है अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव सही दर्शाती है, सही है, इसमें सही पूछा गया है। अगला, कीस्टोन प्रजाति जो है संख्या और जैवभार की दृष्टि से किसी भी समुदाय में प्रमुख होती है। तो ये संख्या और जैवभार की दृष्टि से प्रमुख नहीं होती है। ठीक है, केवल ये अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, इसलिए केवल 2 सही होगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है। तो हमने देखा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होती है, यहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि को तुरंत प्रभावित होती है। कह रहा कौन सी जो है प्रजाति है वो पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेसिक। तो ये कीस्टोन प्रजातियाँ होंगी या फिर संकेतक प्रजातियाँ होंगी या फाउंडेशन या जो है अम्ब्रेला। ये प्रजाति होती है संकेतक। संकेतक प्रजाति जो होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र में कोई चेंजेस होते हैं तुरंत प्रभावित होती है, जैसे कि लाइकेंस, याद कर लीजिए ये आ सकता है, लाइकेंस वायु प्रदूषण और मछली जो होती है जल प्रदूषण। ठीक, कोर इफेक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कोर इफेक्ट एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिकता से संबंधित है और कोर प्रभाव में क्षेत्र विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जा सकती हैं जो कि आसन परतंत्र में नहीं होती हैं। दोनों ही सही है, इसमें सत्य पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा कथन जो है इकोटोन के बारे में सही। संक्रमिक का मतलब इकोटोन होता है, तो ये अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है, सही बात है। इस क्षेत्र में कुछ जीव पाया जाता है जो आसन परितंत्र में पूरी तरह से लग, ये भी सही। संक्रमिका का सदैव क्षेत्र विस्तृत हो, तो ये गलत हो गया। इसमें जो है तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही है। विस्तृत सदैव नहीं होता, छोटा भी हो सकता है। विस्तृत की विशेषताएं हमने देखी थी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बायोम की प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक अधिक होती है। तो जो बायोम में घास ज़्यादा होगी, जो बायोम में आपके जो है छोटे पेड़ ज़्यादा होंगे, तो वहीं पे आपकी प्राथमिक उत्पादकता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मानसूनी बायोम, टैगा बायोम
और आपका कौन सा बायोम इसमें होगा, तो इसमें होगा विषुवतरेखी वन बायोम। तो कई सारे बायोम दिए, तो विषुवतरेखी वन बायोम वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा होती है, प्राथमिक उत्पादक भी वहाँ ज़्यादा होगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 11। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है, सही बात है। और मरुस्थल एवं जलमुख जो होते हैं इनके क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो प्रजाति विविधता जो आपका ये एरिया मरुस्थल वाला है वहाँ तो कम पाई जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। यहाँ पे हम मेंस के क्वेश्चन 2-4 आए वो भी देख सकते हैं अगर समझना चाहो आप तो। देखिए पाचकीय तंत्र के घटक के रूप में जैवमंडल की अवधारणा प्रकाश डालिए। जैवमंडल के बारे में हम बताएंगे इसमें, ठीक है, कि जैवमंडल क्या होता है, जैव समुदाय क्या होता है। बायोम से आप क्या समझते हैं, बायोम का मतलब क्या है, और इसमें विभिन्न प्रकार के बायोम की चर्चा कीजिए। बायोम की विभिन्न प्रकार की चर्चा अगर करें तो हम अपने भारत की एक नक्शा बनाएंगे और नक्शे के हिसाब से जैसे हमारा उत्तरी ओर टुंड्रा टैगा, यहाँ पे ये हो गया ठंडे एरिया में, रेगिस्तान हो गया, मानसून हो गया, सूखा एरिया हो गया, इसके बारे में बताएंगे। क्या कारण है कि घास स्थिर बायोम में पाचकीय तंत्र अनुक्रमण के एक अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो यही हमने बताना है कि ये क्वेश्चन भी देखा था ऊपर की आग लग जाती है, फिर कुछ होता है तो घास से ये जमती, बड़े पेड़ वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते लगातार, और आग से जो है और अत्यधिक वर्षा से नुकसान होता रहता है। जैवमंडल में कीस्टोन प्रजाति को क्या महत्व, तो बहुत अच्छी तरीका से हम इसे बता सकते हैं। कीस्टोन प्रजाति होती है जो अन्य प्रजातियों के लिए स्पष्टता वो करती हैं, ठीक है, स्थायित्व प्रदान करती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के माध्यम से परागण होता है, एक अंजीर का उदाहरण दे सकते हैं आराम से। आगे संकेतक प्रजाति से क्या अभिप्राय है, संकेतक प्रजाति और पाचकीय तंत्र में इसकी उपयोगिता। तो संकेतक प्रजाति की हमने ऊपर देखी कि संकेतक प्रजाति किसे कहा जाता है और इसकी जो क्या उपयोगिता हो सकती है। संकेतक प्रजाति से हम पर्यावरण प्रदूषण में होने वाले जो भी अंतर है बड़े आराम से उन्हें पकड़ सकते हैं, और संकेतक प्रजाति जो होती है उसके माध्यम से जो पर्यावरण में हो रहे हैं जो भी डिफरेंसेज है वो बड़े आराम से पता लग जाते हैं, ये संकेत देते हैं, जैसे कि लाइकेन और मछली हमने ऊपर ही बताया आपको। तो अब जाके ये चैप्टर खत्म होता है जहाँ हमने प्री प्लस मेंस दोनों की चर्चा की, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों की चर्चा की। GS3 के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की चर्चा की, प्लस हमने 11 MCQ जो है टॉप एग्ज़ाम के देखे इस टॉपिक से। अब इस टॉपिक में मेरे हिसाब से आपको कुछ भी कंप्लीट जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगला टॉपिक हम कल देखेंगे जो कि होगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, और ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम चला रहे हैं। देखिए क्लास 2 अपना रिव्यू आप कमेंट में दे सकते हैं। बेसिक मजबूत करने के लिए आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस लेवल दोनों के लिए आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।